बनने में अब देखो, ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ अकाउंट। ये सेक्शन का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, एक बात हम सीखेंगे कि आप जो अभी आपने पिछले चैप्टर्स में सीखा कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते थे, जिससे आपको पता चलता था कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, आपकी एसेट की वैल्यू कितना है, लाइबिलिटी कितनी है। लेकिन यार देखो, ये बात इनफ नहीं है। मतलब इससे आपको डिसीजन मेकिंग में पता नहीं चलता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे नहीं करूँ। सही है, तो उसके लिए हम निकालते हैं रेशियोज। उसके लिए क्या क्या निकालते हैं हम? रेशियोज। रेशियोज जो है ना, और ये हमें बताता है कि यार कौन सी कंपनी इज डूइंग बेटर। तो फिर ये आपको आसानी कर देता है कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये मकसद है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात हो रही है, लिक्विडिटी। कोई बता सकता है लिक्विडिटी क्या होता है? हाउ मच कैश। यस, हाउ मच कैश यू आर हैविंग। इफ बिजनेस इज मोर लिक्विड, इट मीन्स इट इज हैविंग मोर कैश। लेस लिक्विड का मतलब लेस कैश है, मतलब तुम्हारे पास कैश में कुछ नहीं है, पैसा इधर उधर फंसा हुआ है। ये तुमने चीज ले ली, वो ले ली, ये ले ली, कैश कुछ नहीं है। मुस्तफा को बेचा, उसको बेचा, सबको उधार में माल बेचा हुआ है, पैसा कुछ नहीं है, और वैसे आपने सेल बहुत की हुई है, प्रॉफिट बहुत हो रहा है। ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या है? कह रहा है एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे बैक इट शॉर्ट टर्म डेट्स। ये शॉर्ट टर्म डेट्स जब भी पे कर सकते हो जब आपके पास पैसा हो। इलिक्विड का मतलब क्या है? कह रहे हैं इलिक्विड है, एसेट्स आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। वो एसेट जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट ना हो पाए, वो हम इलिक्विड कह देते हैं। अब अगली टर्म आपके पास एक गाड़ी हमने पढ़ा है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड ये है कि शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि इसको कैपिटल भी आप कह सकते हो। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर दो, बस ये काम किया हुआ है। ठीक है। अनस भाई इधर देख लो, ये चीजें याद होनी चाहिए जब हम पास पेपर कर रहे होंगे, तो आप वरना बैठे ही रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी। देखो ये याद कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड में जब पास पेपर कराते हुए पूछूंगा तो याद होना चाहिए कि भाई कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। हाँ, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखो कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? आपका अपना पैसा, और बाहर से आपने जो लोन लिया हुआ है बिजनेस को चलाने में, दोनों शामिल है, कैपिटल एम्प्लॉयड उसको कहते हैं। अगली बात है, कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी बताता है आपको ये है कि भाई आपने अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके कितना रेवेन्यू कमाया। ठीक है, ये क्या बता रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट मेड रिलेटिव टू ईदर द वैल्यू ऑफ सेल अचीव्ड और द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उस पर कितना प्रॉफिट बनाया। सही है, ये चीज़ हम निकाल ले होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टर को डिसाइड करना होता है किस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, जहाँ पे ज्यादा उसको रिटर्न मिलेगा वहां पे प्रॉफिट, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। सिमिलरली डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी चलाते हैं। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी चलाते हैं, उनको डायरेक्टर कहते हैं, बिकॉज दे गिव डायरेक्शन टू द कंपनी। एंड मैनेजर्स, ये भी डायरेक्टर के नीचे आते हैं, काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एसेस करते हैं कि बिजनेस यार सही चल रहा है, नहीं चल रहा, हमें क्या काम आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे काम, ये डिसीजन मेकिंग इसी बेसिस पर करेंगे। सही है, तो ये बात आपके पास हो गई। अब उसके बाद आ जाओ रेशियो एनालिसिस। अब ये कुछ रेशियोज हैं जो हम सीख रहे हैं, अब इनको देखो। इधर इधर देख लो, हम जो रेशियोज पढ़ रहे हैं ना, उनकी दो टाइप्स हैं आपके पास। एक है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी, एक है आपके पास लिक्विडिटी। अभी तो फिलहाल ये दो ही हमने एक एक और भी पढ़ा है, लेकिन अभी फिलहाल इन दो के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में याद है मुस्तफा क्या क्या रेशियोज होते हैं? जीपी मार्जिन यहाँ लिखा हुआ है, देखो। जीपी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तीनों के तीनों क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। ये मतलब क्या हुआ प्रॉफिट ये आपकी प्रॉफिट बताते हैं कि कैसे है। और ये जो बकिया दो हैं, ये आपके लिक्विडिटी रेशियो, ये बताते हैं कितना लिक्विड है बिजनेस, कितना कैश इसके हाथ में। सही है। अब प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? देखो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला ये है कि आप ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। क्या दिया भाई? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, फिर भी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा रिवीजन के लिए। ये हमने बनाई थी इनकम स्टेटमेंट।
जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका नया नाम है। सबसे पहले इसमें हमने लिखा था कि रेवेन्यू हम लिखते हैं कि आपने सेल कितनी की, उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी। ठीक है अनस भाई। फिर हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, तो फिर आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो फिर आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर इसमें से माइनस करते हैं यस डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को जो रिटर्न देते हैं हम इन्वेस्टमेंट के उसमें। हाँ, फिर आपके पास आती है रिटेन अर्निंग, ये जो बच जाती है इसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया तो जीपी मार्जिन आ गया। क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा, दूसरा आ जाओ, अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट मार्जिन निकालो। तो प्रॉफिट मार्जिन में याद रखना, हम जो यूज करते हैं हम यूज करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। बहुत सारे प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि टैक्स वैक्स दे के जो तुम्हारे पास पैसा बचा है वो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब होता है कि जो कैपिटल तुमने लगाया हुआ है उस पर कितना पैसा बन रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या फॉर्मूला बताया था ऊपर, है ना, याद है? हाँ वो नॉन करंट। कैपिटल एम्प्लॉयड बताया, कैपिटल या इक्विटी भी कह सकते हैं इसको, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब है? ये निकला हुआ है, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब आपके पास है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में आपको बता रहा है करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। देखो, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है अनस भाई, आप याद रखोगे, करंट रेशियो है कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्या है भाई? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं हमने भाई, कौन बताएगा? पता। हाँ आम करंट एसेट में जो हम्म। मतलब वो जो फॉरेन एक साल के अंदर अंदर। हाँ, तो उसकी एग्जांपल्स क्या क्या पड़ी थी ये सामने लिख दी। और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या पड़ी थी? ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बैंक लोन आता है सुनो। ठीक है, वही शॉर्ट टर्म बैंक लोन वही है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये बात आपके पास आ गई। अब इसका आंसर आता है ना अनस, इसका आंसर हमेशा जैसे आएगा टू आंसर आ रहा है, तो आप इसका आंसर हमेशा रेशियो में लिखोगे, आप लिखोगे 2:1, खुद ही से लगाओगे 2:1। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 रुपया देना है तो आपके पास जेब में 2 रुपए पड़े हुए हैं, ये मतलब होता है। अब देखो, अगर इसका आंसर 2:1 आ रहा है ना तो ये अच्छी बात है। हमेशा 1 रुपये ही देना होगा। हमेशा 1 के मुकाबले में हम करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना 2:1 करके कर देंगे उसको। तो अब आपको 1 रुपया देना है, 2 रुपए हैं, तो ये गुड है, गुड है। 2.5 तक भी अच्छा है, लेकिन अगर ये 2.5 से ज्यादा होता है तो ये अच्छा नहीं है। कि भाई तुम्हें अगर 1 रुपया देना है तो इतने ज्यादा पैसे रख के क्या कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट करो कहीं। ये काउंटिंग कहती है। और सिमिलरली अगर आपके पास 1:1 है तो बिल्कुल आप एंड पर हो सेटिस्फैक्ट्री। अगर हाँ, ये भी खतरनाक है कि भाई अगर 1 रुपया देना है तो 1 रुपया पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब आप एक चीज देखो, ये जो हमने स्क्रीन पर देखो, जो हमने लिखा है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक और कैश। कैश तो सबसे ज्यादा लिक्विड है क्योंकि कैश तो कैश है। फिर बैंक है, उसके बाद कि बैंक जाओगे पैसे निकाल लोगे। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, के रिसीवेबल से बोलोगे यार पैसे निकालो कस्टमर से। सबसे मुश्किल है पैसे इन्वेंट्री को कन्वर्ट करना इनटू कैश। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूं यार ये अनस भाई ये पेंसिल खरीद लो यार, आपने बोला क्यों, मैंने कहा भाई खरीद लेना। आपने बोला क्यों खरीदूं, मैंने कहा पैसे चाहिए मुझे इसलिए। आपने बोला मुझे जरूरत ही नहीं, मैंने कहा भाई तो तुम्हें जरूरत है, मुझे तो पैसे चाहिए, ले लो। अब आप नहीं खरीदोगे। तो सबसे मुश्किल काम होता है इन्वेंट्री को कन्वर्ट करना कैश में। तो इसलिए अकाउंटिंग ने कहा कि यार ठीक है ये तो करंट रेशियो है लेकिन बात ये है कि ये एकदम आप सारी चीजें इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टाइम लगेगा चीजों को कन्वर्ट करने में। अगर आपको फौरन डिसाइड करना है कि क्विकली बताओ कि अभी कितने पैसे दे सकते हो, उसके लिए आप क्या निकाल लो, एसिड टेस्ट रेशियो, उसका दूसरा नाम है क्विक रेशियो। क्या नाम है? क्विक रेशियो। और इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो।
ठीक है नस भाई, वर्किंग कैपिटल रेशो। अब यहाँ पर आ जाओ आप। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वही जो आपने ऊपर लिखा था ना, करंट एसेट, बस उसमें इन्वेंट्री शामिल नहीं करेंगे, हम इसको लिखते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जो ऊपर वाली चीजें सब होगा, सिर्फ इन्वेंट्री नहीं लेंगे क्योंकि इन्वेंट्री लीस्ट लिक्विड है। ये तो कब मिलेगी, जब पैसा आएगा हम बोलेंगे इन्वेंट्री हटा दो, अब बताओ कितने पैसे दे सकते हो। तो इसका आंसर अगर 1:1 भी आता है ना, तो हम इसको गुड बोलते हैं। लेकिन इससे कम होगा तो हम बोलेंगे नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक है। और 2 या इससे ज्यादा होगा तब हम बोलेंगे तब भी प्रॉब्लमेटिक है, भाई इतना ज्यादा क्या है। ठीक है, मतलब अगर हमारा आंसर 2 ढाई से ज्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, मतलब प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन हम आंसर में वही लिखेंगे। हाँ, आंसर तो वही लिखोगे। तो लेकिन हम ये आपके प्रॉब्लमेटिक क्यों अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हाँ समझाने के लिए आपको कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आंसर तो आप 2:1 लेके खत्म कर दोगे। ठीक है। अब ये आपसे बात कर रहा है यार, ये प्रॉफिट मार्जिन को कैसे अच्छा करें। ये देखो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकला है कि जीपी को डिवाइड किया रेवेन्यू से। अब एक सीधी सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे अच्छा हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ा दो। डायरेक्ट। रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? दो तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस कम कर दो, ज्यादा वॉल्यूम बेच दो, या ये है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा दो कि पर प्रोडक्ट प्रॉफिट ज्यादा चार्ज कर लो। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कॉस्ट को कम कर लो। कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? अपने प्रोडक्शन मेथड को एफिशिएंट बना लो, या क्या कर लो, ट्रेनिंग दे दो, या क्या करो आप मशीन लगा दो। हाँ, उससे पहले वाली जो हमने बात है, ये काम कर लो तो जीपी अच्छा हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसने यहाँ पे मैंने नोट्स पे जान के प्रॉफिट मार्जिन ले लिया, जिसमें दोनों चीजें आ गई, ऑपरेट ये भी प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट सिमिलर थे तो वो बचाने के लिए जगह। पहली बात ही क्या कह रहे हैं, अनस ये देखो, कह रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट कम कर लो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही होती है आपके पास, वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट आ रही होती है। दूसरा वो कह रहे हैं अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, या हम ये भी कर सकते हैं सेलिंग प्राइस कम करके क्वांटिटी बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। तीसरा क्या कर रहा है, अपने ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कम करो, ये जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिए हुए ना, कह रहे हैं ये कम करो तो आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा आएगा। एक्सपेंसेस कम करो मतलब महंगी जगह रेंट पे लिए हुए उसको छोड़ दो। ठीक है ना, सैलरीज वगैरह एम्प्लॉय किसी को फारिग कर सकते हो तो करो, इस तरह के काम करो, खर्चे बचाओ। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये आपसे सवाल में पूछ सकते हैं एग्जाम में वो। अगली बात कह रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो कैसे बढ़ाएं, लिक्विडिटी रेशियो अपना कैसे इंप्रूव करें। तो कह रहे हैं भाई एक काम ये करो कि जो तुम्हारे पास नॉन करंट एसेट है ना, उनको बेच दो। जब नॉन करंट एसेट बेचोगे, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका क्या लिक्विडिटी रेशियो का, कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो जब कोई मोटर व्हीकल बेचोगे, मोटर व्हीकल तो कम हो गई, नॉन करंट एसेट कम हुआ, लेकिन बैंक में पैसा आ गया, करंट एसेट बढ़ गया। जब ये बढ़ेगा तो आंसर आपका बड़ा आएगा। जब भी डिनोमिनेटर आपका छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, तो आंसर बड़ा आता है। इसी तरह कह रहे इन्वेंट्रीज बेच दो फॉर कैश। माल जितना बड़ा है, खटाखट खटाखट उसको बेचो फॉर कैश। ठीक है। अब माल आपके पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है 200 रुपए की, लेकिन जब आप बेचोगे तो 300 का बेचोगे, है ना। तो इन्वेंट्री कम हो गई एक तरह से, तो ट्रेड रिसीव आपके करंट एसेट कम हुआ, लेकिन 300 से कैश बढ़ा तो 100 से आपको फायदा ही हो गया एक तरह से। समझ रहे हो बात अनस। दूसरा कह रहे लोन ले लो। ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं। लोन ले लो, लोन ले लोगे तो बैंक लाइबिलिटी तो बढ़ेगी आपकी नॉन करंट, लेकिन बैंक में पैसा आ जाएगा। सही है, करंट आपकी क्या होगा, करंट एसेट बढ़ जाएगा। अब ये रेशियोज क्यों निकालने भाई, हम क्या पंचायत है भाई, क्यों रेशियोज निकाल लो। तो सबसे पहले कह रहा है यार, कुछ लोग होते हैं जो रेशियोज में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बिजनेस के मैनेजर्स, ये रेशियो निकालते हैं। क्यों? रेशियो निकाल के क्या होता है, आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं या तो प्रीवियस ईयर से, या तो प्रीवियस ईयर से या किसी कॉम्पिटिटर से। या तो पिछले साल से मैं देखूंगा कितना अच्छा कर रहा हूँ, या अपने कॉम्पिटिटर से देख लूंगा कितना अच्छा कर रहा हूँ। दूसरा, वो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि यार ये नई इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, या कोई ब्रांच क्लोज करनी है, कुछ करना है, ये रेशियो उनको हेल्प करेगा, मैनेजर को। ठीक है। फिर उनको पता चल जाता है कि यार ये देखो रेशियो से कि किस वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। यार अगर जीपी मार्जिन अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस में घपला है। तो उनको पता चल जाता है कहाँ पे मसला हो रहा है, उन एरियाज को वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है वो अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि वो उनके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके। ठीक है, ये फायदा होता है मैनेजर को। बैंक्स को क्या होता है,
बैंक डिसाइड कर सकते हैं भाई लोन दे रहे हैं इनको कि नहीं दे रहे हैं, इनका रेशियो देखो सही आ रहा है नहीं आ रहा, लिक्विडिटी देखो बहुत खराब तो नहीं है, खराब है अबे भाई ये तो वैसे ही नहीं दे सकता, हमें क्या देगा ये। दूसरा कि भाई बैंक देखेगा इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ानी है, अनस से 5 लाख रखे थे, 7 लाख की कैपेसिटी दे दी। अब बैंक देख रहा है यार इसके रेशियोज बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसको 8 लाख कर दो, कस्टमर को एंटरटेन करो। और ये जो सारे डिसीजन बैंक लेगा ये आपकी इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए लेगा। ठीक है भाई। फिर कह रहा है टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ लोन और नॉट, मतलब ये कंटिन्यू रखे या छोड़ दे, क्या करे, इन चीजों पे डिपेंड करते। तो दूसरा यूजर कौन हो गया, बैंक। ये नाम आपने याद रखने, पहले मैनेजर हो गया बिजनेस के, दूसरे बैंक हो गया। तीसरा कौन है, क्रेडिटर, इसको हम कहते हैं ये आपके ट्रेड पेबल होते हैं, सप्लायर। ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, ये लोग देखते हैं कि भाई बिजनेस क्या सिक्योर है, ऐसे तो नहीं माल दिया चल भाई अनस भाई शार्ट, ऐसा तो नहीं है। सही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो देखेगा बिजनेस सिक्योर है, लिक्विड एनफ टू पे इट्स डेट्स, उसके उसके पैसे मिल जाएंगे। दूसरा कह रहा है टू असेस वेदर द बिजनेस इज गुड, इज अ गुड क्रेडिट रिस्क। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर वो आपको माल देता है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है आपको देने का। अच्छा, फिर क्या, टू डिसाइड वेदर टू प्रेस फॉर अर्ली रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स, अगर वो देखेगा आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है बोलेगा भाई मुझे क्यों रुला रहे हो, पैसे दो फटाफट। लिक्विडिटी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है थोड़ा वेट कर ले यार, हाँ भाई उसके जरा पोजीशन टाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन आ गया एनएस, क्या लिखा हुआ है, जा भाई। कस्टमर को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है। अब ये भी देखेंगे कि बिजनेस सिक्योर है कि नहीं, ये पता चला मैं मान लेगी कि पेंसिल ली, ये अमेज वाली पेंसिल ली, अगले दिन फोन कर रहा हूँ तो बिजनेस ही बंद है, पेंसिल भी नहीं चल रही, 6,000 रुपए के लसन लग गए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है वो देखेगा कि भाई बिजनेस सिक्योर है कि नहीं है भाई। आगे टू डिटरमाइन वेदर दे विल बी एश्योर्ड ऑफ फ्यूचर सप्लाईज, आज मान लिया कल आगे भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बार बार सप्लायर तो चेंज करता नहीं रहेगा जो बड़े बड़े वो लोग होते हैं, सही है ना। अच्छा, और टू स्टैब्लिश वेदर देयर विल बी सिक्योरिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, कोई जरूरत पड़ेगा किसी चीज की, कोई आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो ले सकता हूँ आपसे अगर बिजनेस होगा। नेक्स्ट आपके पास है, ये लोग भी भाई बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जाहिर सी ये बात। किस लिए इंटरेस्टेड होंगे भाई, टैक्स। टैक्स के लिए, हमारे वाले में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। टैक्स के लिए। फिर देखिएगा भाई बिजनेस लाइकली टू एक्सपेंड है या जॉब वगैरह क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखेगा, क्योंकि जॉब क्रिएशन से गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है। ठीक है ना, क्या भला गवर्नमेंट। सही है। आगे क्या है, टू असेस वेदर बिजनेस इज इन डेंजर ऑफ क्लोजिंग डाउन, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस यार कहीं बंद होने वाला हो, यार इतने लोग फारिग हो जाएंगे हमारे ऊपर बल्ली आ जाएगी, ठीक है, तो ये काम नहीं करेंगे। आगे कह रहा है टू कंफर्म दैट बिजनेस इज स्टेइंग विद इन दी अकाउंटिंग रेगुलेशंस, जो अकाउंटिंग रेगुलेशंस है उनको पूरा कर रहा है, कुछ मेल प्रैक्टिसेस में तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा। विंडो ड्रेसिंग एक होती है अकाउंटिंग को अच्छा करके दिखा देना, इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो शॉपिंग सुना था विंडो हाँ, ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग, ये अकाउंटेंट करते हैं कि आपको अच्छी सी स्टेटमेंट बना के दिखाती पैसे पकड़ने के लिए, आप खुश, वाह भाई वाह, है ऐसा नहीं। अगला आपके पास इन्वेस्टर्स, इनको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। की। बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और निकलेंगे। शेयर होल्डर, देखो ये देखना चाहेगा भाई इन्वेस्टमेंट है अच्छी, मतलब इन्वेस्टमेंट करूँ तो ये अच्छे प्रॉफिट बना रहा है तो इन्वेस्टमेंट करूँ, खामखा तो नहीं करूंगा ना मैं, ठीक है। तो वो देखेगा और उस हिसाब से वो करेगा। तो कह रहा है वो असेस करेगा बिजनेस की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और टू स्टेब्लिश वेदर द बिजनेस इज बिकमिंग मोर और लेस प्रॉफिटेबल, क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबल ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। अच्छा, फिर देखेगा कि भाई जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है, उस हिसाब से वो फैसला करेगा। और फर्म का पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ या नहीं है, ये चीज देखेगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है वर्क फोर्स, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अलग देखेंगे। एम्प्लॉयज भी। देखेंगे भाई बिजनेस सिक्योर है कि हमें तनख्वाह देगा नहीं देगा, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड करेगा हमें फायदा होगा, जॉब सिक्योर है नहीं है, प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉफिट बनाएगा तो आपकी भी ज्यादा चांसेस है कि आपको तनख्वाह मिल सकती है, ये सारी बातें होती हैं। अपनी सैलरी को कंपेयर करेंगे दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ कि भाई हमें सही मिल रही कि नहीं मिल रही। फिर एक आपके पास है लोकल कम्युनिटी, वहाँ पे लोग आसपास। हाँ वही देखेंगे कि लोकल लोगों को जॉब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लोकल लोगों को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं बिजनेस, तो ये लोकल कम्युनिटी देखेगी। लोकल कम्युनिटी देखेगी इन्वायरमेंट तो पोल्यूट नहीं कर रहे, कोई इस तरह के काम में तो शामिल नहीं है,
ये सारी बातें आपके पास होती हैं। अब अल्फा। अगली बात ये बात कर रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अकाउंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। भाई रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है? तो आपने फायदे तो पढ़ लिए। भाई कह रहा है रेशियोज जो है ना पास्ट डेटा होता है, तो जरूरी तो नहीं जो पास्ट में वो आगे भी हो। समझ में आ रही बात? जो पास्ट में हुआ वो आगे हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप जरूरी नहीं कि कोई अच्छा डिसीजन ले पाए। फिर कह रहा है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना उनके पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको तो लिमिटेड रेशियोज हम निकाल के बताते हैं। बाकी डेटा तो कॉन्फिडेंशियल है, हमें पता है। तो ये जब फुल पिक्चर नहीं देता तो आप प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पाते। ठीक है। अगली बात कह रहा है कि कंपेयरिंग अकाउंटिंग डेटा, ये क्या होगा? वो अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन है। भाई पहले अगर आपने कुछ पैसे बनाए थे, उस वक्त की प्राइसेस में और आज में फर्क है। इन्फ्लेशन से डेटा इफेक्ट हो सकता है, तो कंपैरिजन मुश्किल हो। समझ रहे हो? पिछले 3 साल से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन बहुत फर्क है, तो डिफरेंट होगा। इसी तरह कह रहे हैं डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड यूज करती है अकाउंटिंग के। जैसे अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग वाले बच्चों ने, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर रहा है, कोई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहा है, कोई रीवैल्यूएशन मेथड यूज कर रहा है। अब हर बंदा अलग अलग मेथड यूज कर रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, तो फिर भी कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। एक का प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, एक का ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट, ये हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हमारा सेक्शन खाली रह गया 6। तो इस क्लास को आज हम करते हैं यहाँ पे ऑफ। 6 में जाएगा। 6 में आपके पास जो है ना